लेक्चर 93 आई एम सॉरी लिटिल वाइफी दिल। अब आगे सभी उस ओर देखते हैं तो वहां एव अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले अपने एरोगेंट स्टाइल में खड़ा था। उसके चेहरे के भाव कठोर थे। सिमी अपने होठों को बाइट करते हुए खुद से धीरे से बोली, ओ गॉड बचा लो इस मॉन्स्टर से वरना ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर अपने पीछे खड़े शैतान को देखती है और प्यारी सी भोली सी शक्ल बना लेती है। एव उसे घूर कर देख रहा था। सभी खड़े हो जाते हैं। सिमी प्यारी सी स्माइल करते हुए एव की तरफ देखती है और उससे धीरे से जबरदस्ती हंसते हुए बोली, वो मैं तो खुशी के आंसू निकाल रही थी। हाँ, खुशी के आंसू। अनवी, शिवी, चिक्की, अहाना सब अपना सर पीट लेते हैं। उसकी इस बात पर एव अपनी आंखें सिमी के छोटे से चेहरे पर गड़ाते हुए अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अच्छा किस बात की खुशी हुई तुमको कि तुम रोने लगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपनी नजरें झुकाते हुए जल्दी जल्दी कुछ सोचने लगी और फिर तुरंत बोली, अरे हाँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मेरा कथक के नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया, इसीलिए मैं खुशी के मारे रोए ही जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। एव अभी तक उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था। वो उसे ध्यान से देख रहा था और सिमी अपनी दोनों हाथों एक दूसरे से फंसाए अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुकाए उसके सामने किसी बच्चे की तरह खड़ी थी। एव उससे कुछ कहने जा रहा था कि उसके पास एक कॉल आने लगा। एव कॉल देखकर एक बार सिमी की ओर देखता है, फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है। एव किसी तानाशाह से कम नहीं था सिमी के लिए। सिमी उसके जाते ही खुश होकर तुरंत अपनी बाकी की प्रेस्टी को खाने लगती है और वहां खड़े सभी उसे ऐसे देख सर हिला देते हैं। उधर कॉलेज के एक विप रूम में एव सोफे पर बैठा था और सात्विक शिविन उसे कुछ बता रहे थे। एव भावहीन होकर उनकी बातें सुन रहा था। सात्विक बोला, जिनेवा वाला प्रोजेक्ट हमारे राइवल ने ले लिया है, पर वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, पर इंडिया में भी वो चारों तरफ आग की तरह फैल रहा है और उसका जैसे मेन टारगेट हमारी कंपनी ही हो। एव अभी भी भावहीन था। वो उसकी बात सुनकर बिना किसी भाव के बोला, और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिली। शिविन बोला, हाँ, सबसे पहले तो वो हमारा राइवल है और दूसरी बात वो और सिर्फ उसकी एक माँ ही है। अभी उसकी शादी नहीं हुई और उसने इंडिया आने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी है जिसमें उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स और इवन उसने अपने बिजनेस राइवल को भी इनवाइट किया है। उद्धरण चिन्ह। सात्विक भी गहरी सांस लेकर बोला, जैसा कि उसने हमें भी इनवाइट किया है, तो तुम डिसाइड करो जाना है कि नहीं। एव कुछ सोचते हुए एक टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ग्रेट, हम जरूर जाएंगे। आखिर दुश्मनों से भी जान पहचान बनानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वो उठते हुए बोला, और कोई इन्फॉर्मेशन? सात्विक बोला, नहीं, वो बहुत लो प्रोफाइल रहता है और सभी से पता चला कि वो काफी सुलझा हुआ बिजनेसमैन है। उद्धरण चिन्ह। एव बस हाँ में सर हिलाकर रूम से बाहर निकल जाता है। एव फिर दोबारा क्लास नहीं जाता और वो सीधे ऑफिस के लिए चला जाता है और इधर क्लास में सिमी उसका वेट करती रहती है क्योंकि उसने सात्विक से पूछकर कंफर्म कर लिया था कि एव ने ही एग्जाम डेट आगे बढ़वाई थी, जिस वजह से वो उसका वेट कर रही थी उसे थैंक्स बोलने के लिए। उसने तो अब अपना गुस्सा भी छोड़ दिया था एव के इतने बड़े काम से जो उसने उसके लिए किया था, पर काफी देर हो जाती है, एव नहीं आता। सिमी थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर इसी तरह धीरे धीरे क्लास खत्म हो जाती है। सिमी क्लास के बाद सीधे अपने कथक क्लास जाती है। वो जब कथक क्लास पहुंचती है तो उसे रास्ते में ही मेलिसा खुराना मिलती है, जो खुराना जैसे रईस परिवार की इकलौती बेटी थी, तो उसी के हिसाब से उसके अंदर घमंड भी कूट कूट कर भरा हुआ था। पर वाधवा खानदान जैसे रॉयल फैमिली के आगे इनका बिजनेस काफी छोटा था। जो 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था उनमें से एक मेलिसा खुराना थी और दूसरी सिम्हिका थी। मेलिसा भी काफी सुंदर और टैलेंटेड थी। वो सिमी का रास्ता रोकते हुए बड़े ही घमंड में बोली, हेलो मिस सिम्हिका, सुना है तुम भी सेलेक्ट हुई हो, तो मैं तुमको एक फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ।
सिमी को पता था कि मेलिसा उससे हमेशा चिढ़ती रहती थी, पर उसे समझ नहीं आता था क्यों, पर वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। सिमी ने अकादमी में कभी ये बात रिवील नहीं की थी कि वो वाधवा खानदान से आती थी और उन्हीं के साथ रहती थी। वो अपने आप को हमेशा एक लो प्रोफाइल और मिडिल क्लास की तरह ही दिखाती थी, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था दिखावा करना। वो शालीनता के साथ मगर क्यूट सी आवाज में बोली, अच्छा आप मुझे फ्री एडवाइस दे रहे हो तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि खरीदने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बच्चों की तरह पाउट बना लेती है, और मेलिशा उसकी इन्हीं सब क्यूट वाली हरकतों से ही जलती थी कि आखिर कोई इतना मासूम और क्यूट कैसे हो सकता है। मेलिशा उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझे जानबूझकर ऐसे कह रही हो ना। वेल एनीवे, मेरे पास तुम जैसे लो क्लास लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। पर एक बात याद ध्यान से सुन लो, वो कंपटीशन बहुत टफ है और देश के कोने कोने से लोग आएंगे उसमें, तो अच्छा होगा कि तुम बैकआउट कर लो अभी से ही और मैं अकेली उसमें जाऊं। सिमी को उसकी बात जरा सी भी अच्छी नहीं लगती कि आखिर कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। सिमी को ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं आता था, जिस वजह से उसने सिंपल सा जवाब देती है, थैंक्स फॉर द एडवाइस बट सॉरी, मैं किसी चीज में हिस्सा लेकर बिना उसे कम्पीट करे पीछे नहीं हटती। तो मैं तो बैकआउट नहीं कर रही। नाउ प्लीज एक्सक्यूज। ये कहकर वो एक प्यारी सी स्माइल देकर अंदर प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। एव के केबिन में एव अपनी चेयर पर बैठा किसी से कॉल पर बहुत सीरियस टोन में बात कर रहा था। उधर से कोई कुछ बोला तो एव ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, ठीक है उन्हें अब छोड़ दो, पर उन्हें वो चीज इंजेक्ट कर देना। उद्धरण चिन्ह। उधर से कोई बोलता है, फिर एव कॉल कट कर देता है। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, पर उसका फेस काम था। इसी तरह धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। लूथरा विला में डाइनिंग हॉल, अनवी, सिमी, समीर, गीता जी, गिरधर जी और जानकी जी सभी डिनर कर रहे थे। तभी समीर अपना डिनर करके उठते हुए बोला, कल शाम को तुषार ने एक पार्टी रखी है जिसमें हम सबको उसने स्पेशली बुलाया है, तो आप सब चल रहे हैं मेरे? उसने सभी से पूछा। तो गिरधर जी और जानकी जी और गीता जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो लोग शाम को अधिराज और सारिका जी से मिलने जाने वाले थे। समीर को अच्छा तो नहीं लगता उनकी ये बात सुनकर, पर वो अपने दादा दादी जी की दोस्ती में कुछ नहीं बोल सकता था। उसने कुछ नहीं कहा। फिर तभी अनवी बोली, भाई वो मेरा शाम का आहाना दी के साथ कुछ प्लान्स है, तो आप सिमी को लेकर चले जाइए। उद्धरण चिन्ह। उसने नॉर्मली ये बात कही थी क्योंकि उसे सच में काम था और सिमी को भी प्रैक्टिस करनी थी, पर जब उसके भाई को सभी ने मना कर दिया तो प्यारी बहन होने के नाते उसने क्यूट सी आवाज में कहा, भाई मैं चलूंगी आपके साथ। उद्धरण चिन्ह। समीर उसे देखकर एक स्माइल करता है, फिर हाँ बोलकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। सिमी अपने रूम में आती है और बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधे अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। वो अपने सवालों में उलझी हुई थी, उसे बहुत सारे सवाल नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उसने सब पर पॉइंट कर दिया जिसे वो कल जाकर टीचर से पूछती। सिमी को सावले बहुत कम आती थी, वो इसमें थोड़ी वीक थी। वो अपने बालों का बन बनाकर अपने सवाल को सॉल्व कर रही थी, पर तभी उसे अपने गले में एक ठंडी सी चीज का एहसास होता है और वो अचानक से चौंक जाती है और अपने गर्दन पर हाथ रखती है, तो उसे एक छोटा सा क्रिस्टल गोल्डन मिक्स पेंडेंट जो टाइटेनियम का था, पर वो छोटा सा था जो शाइन कर रहा था, वो फील होता है। सिमी को अपने पीछे फील होता है कि कोई बड़े ही प्यार से उसे ये पहनाकर अब उसके गर्दन पर किस कर रहा था। सिमी को उस स्ट्रॉन्ग मेनली परफ्यूम से ही पता चल गया कि कौन है ये। उसे अब आदत हो चुकी थी कि एव उसके रूम में कभी आ जाता था। वो अपनी आंखें बंद किए एव को फील करने लगती है। उसे एव का प्यार से छूना काफी अच्छा लग रहा था। तभी सिमी को अपने कान में एक धीमी मगर मैग्नेटिक वॉइस सुनाई दी, आई एम सॉरी लिटिल वाइफी। ये कहकर एव ने उसके गर्दन पर पीछे से हल्की हल्की किसिश करने लगा।
और सिमी तो उसका सॉरी सुन हैरान थी। उसे नहीं उम्मीद थी कि एव उससे सॉरी बोलेगा, क्योंकि एव क्लास से ही बीच में चला गया था, जिस वजह से सिमी उदास भी थी। पर अभी एव के सॉरी बोलने से वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, इट्स ओके, मैंने आपको कब का माफ कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने स्टडी टेबल से खड़ी होकर एव के सामने आती है। फिर वो एक नज़र एव को देखती है जो उसे थका हुआ लग रहा था, पर उसके फेस पर कोई थकावट नहीं थी। ऐसा सिर्फ सिमी को लग रहा था, क्योंकि उसने धैर्य से सुना था कि जब से उसके चीकू भाई चेयरमैन बने हैं तब से उन्हें बहुत सारा ऑफिस का काम करना होता है और साथ में कॉलेज भी देखना होता है। सिमी एव के साइड से निकलकर मिरर के सामने खड़े होकर उस क्रिस्टल पेंडेंट को देखने लगी जो काफी प्यारा और सुंदर लग रहा था। एव उसे ऐसे उस पेंडेंट को प्यार से देखता देख उसे पीछे से जाके हग करते हुए थोड़े रुड टोन में बोला, लिटिल वाइफी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो मुझे छोड़कर। उद्धरण चिन्ह। सिमी ने मासूमियत से मिरर में उसे देखते हुए कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे ज्यादा देखूंगी। उद्धरण चिन्ह। एव उसे मिरर से ही घूरने लगा तो सिमी बात बदलते हुए जल्दी से बोली, वो मैं ये कह रही थी कि ये कब लिया आपने और कितने का है। सिमी को लगा कि ये छोटा सा पेंडेंट ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का होगा अपनी सुंदरता के कारण, पर वो अगले ही पल हैरान रह गई, क्योंकि एव ने उसके बालों पर पीछे से किस करते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, इसे मैंने एक ऑक्शन से लिया था, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ का है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो मदहोशी से उसके धीरे धीरे पीठ के पास जाकर किस करने लगा। सिमी अपना मुंह खोले उसकी बात सुनती रह गई। वो धीरे से अपना छोटा सा सर नीचे करके उस बेसकीमती पेंडेंट को देखने लगी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने 2 करोड़ की चीज अपने गले में पहनी है, पर वो अपने पास खड़े शैतान से भी कुछ नहीं कह सकती थी, वरना वो तो उसे अपनी नीली आंखों से ही घूर घूर कर मार ही डालता। एव जो मदहोश हो चुका था। सिमी उसे जल्दी से खुद से दूर करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, आपने डिनर किया है। एव उसे ऐसे खुद दूर करता देख थोड़ा कठोर हो गया, पर उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने ऑफिस का कोट वही सोफे पर रख सिमी जे स्टडी टेबल पर बैठ गया और उसके पॉइंट किए गए सम्स को किसी जीनियस की तरह हल करने लगा। सिमी उसके साथ रहते हुए इतना तो अब तक समझ गई थी कि एव तभी उसकी बात को इग्नोर करता है जब उसने वो चीज़ न किया हो। सिमी उसे सवाल सॉल्व करता देख कुछ नहीं कहती और सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। एव न समझी में सिमी के इस रवैया को देखता रहता है, पर फिर उसे लगा कि शायद उसे काम होगा, जिस वजह से वो दोबारा उसके नोट्स रेडी करने लगता है। उधर सिमी सीधे नीचे किचन में आती है। एक नज़र वो पहले चारों तरफ देखती है, उसे पूरा घर शांत लगता है। ये सोचकर वो एक सुकून की सांस लेती है और जल्दी जल्दी किचन में जाकर एव के लिए कुछ खाने को ढूंढने लगती है, पर अफसोस उसे कुछ भी खाने में नहीं मिलता। वो मुंह फुलाकर खुद से बोली, ओह नो, अब क्या करूं, उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मुझे तो कुछ आता भी नहीं बनाना, अब क्या करूं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो चहकते हुए बोली, अरे हाँ, जब मॉन्स्टर अमेरिका गए थे तब मैंने सभी के साथ मिलकर नूडल्स और पैनकेक बनाना सीखा था। हाँ, मैं वही जल्दी जल्दी बना देती हूँ। उसके बाद वो जल्दी जल्दी गैस स्टोव पर 2 पैन चढ़ाती है और एव को कोसते हुए काम करते हुए बोली, ये मॉन्स्टर भी ना अगर मुझे कभी काम करने दे तो क्या मैं सारा काम सीख न लूँ, पर नहीं, उन्हें तो मुझे कुछ करने कहा देना है। हाँ, खुद से बुदबुदाते हुए बनाए जा रही थी। करीब 25 मिनट बाद वो जल्दी से सब बनाकर एक प्लेट में सजाते हुए प्रे करते हुए बोली, गॉड जी प्लीज मॉन्स्टर को ये पसंद आ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब वो ये मेरे हाथों से कुछ बना हुआ खाएंगे, सो प्लीज हाँ बचा लेना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जल्दी से चारों तरफ देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है। वो जब अपने रूम में आती है तो एक हाथ से प्लेट पकड़कर दूसरे हाथ से डोर अंदर से लॉक करती है। फिर एक नज़र एव पर डालती है जो पढ़ाई में मानो डूब सा गया हो। एव बहुत तेज था पढ़ाई में। उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल लोगों से काफ़ी हाई था। सिमी को एव को ऐसे देख आज बहुत ही प्यार आ रहा था।
क्योंकि एव ने उसकी प्रॉब्लम को उसके बिना बताए ही सॉल्व जो कर दी थी। सिमी उस प्लेट को वहीं ग्लास टेबल पर सोफे के पास रखती है और धीरे से अपने छोटे छोटे कदमों से जाकर एव को पीछे से प्यार से हग करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, हबी चलिए कुछ खा लीजिए पहले। उद्धरण चिन्ह। एव जो पढ़ाई में डूबा हुआ था वो सिमी के ऐसे पीछे से हग करने पर उसमें से बाहर निकलता है और उसे तब फील होता है कि उसकी लिटिल वाइफी ने अभी कितने प्यार से हग करके उसे खाने के लिए बोला था। एव का दिल अचानक से सिमी की इतनी केयर से एक गर्माहट से भर जाता है, क्योंकि हमेशा वो ही उसकी परवाह करता था। पर सिमी का अभी बोलना उसे एक सुकून दे गया। उसने सिमी को पीछे से खींचकर अपने गोद में बिठाया और उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए बोला, लिटिल वाइफी मेरी आज इतनी फिक्र हम। सिमी का फेस लाल हो गया था। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ क्योंकि मुझे पता है आपने डिनर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। एव उसे अपनी गोद में उठाते हुए सोफे के पास ले जाकर उसे वापस अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही जानने लगी हो। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात पर पाउट करते हुए बोली, हाँ आप मेरे हबी हो इसलिए मैं आपको जानती हूँ, अब मुझे उतारो और डिनर करिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसकी गोद में कसम साने लगती है। एव उसे और टाइट पकड़ते हुए एक नज़र उन प्लेट में रखे बाउल्स को देखता है जिसमें नूडल्स और पैनकेक रखा हुआ था जो दिखने में काफी टेस्टी लग रहा था। एव उसे देखकर सिमी को घूरने लगता है। सिमी तुरंत समझ जाती है और वो बच्चों की 3-4 बार पहले न में अपना छोटा सा सर हिलाती है और फिर अपनी सफाई देते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ये मुझे पहले से बनाना नहीं आता था, ये तो मैंने बस अभी अभी इंटरनेट से देखकर बनाया सच्ची। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसकी स्लीव्स को पकड़ लेती है और इनोसेंट सा फेस बना लेती है। एव उसे फिर कुछ नहीं कहता और एक स्पून से सबसे पहले पैनकेक को टेस्ट करता है। टेस्ट करते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो सिमी को खिलाते हुए बोला, नॉट बैड लिटिल वाइफी। सिमी उस केक को खाती है। सच में वो काफी टेस्टी था और एव के मुंह से थोड़ी सी ही तारीफ से वो बच्चों की तरह खुश हो जाती है। इसी तरह जब नूडल्स की बात आती है तो एव स्पून से उस नूडल्स को अपने मुंह में रखता है। सिमी टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी कि शायद वो अब दूसरे स्पून से उसे खिलाएगा, पर एव का तो कुछ और ही इरादा था। वो सिमी के छोटे से मुंह को अपने करीब अपने होठों को उसके छोटे से होठों पर रखकर उसे अपने मुंह का टेस्ट देने लगता है। सिमी की आंखें बड़ी हो जाती है पर एव उसे नहीं छोड़ता और सारा नूडल्स उसे इसी तरह खिलाता है और उसका फायदा भी भरपूर उठाता है। सिमी का तो होंठ ही सूज चुका था, वो खुद को ही कोस रही थी। इसी तरह फिर उन दोनों के बीच उस सारी रात को कुछ नहीं होता और वो दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। 94 एव और तुषार आमने सामने। अब आगे। अगली सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के बाहर एक पोश कार आकर रुकती है और एक गार्ड आकर गेट खोलता है और उसमें से सिमी अपने भाई समीर के साथ बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी उसे हग करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, थैंक यू भाई मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए, वरना एक तो मैं पहले ही लेट फिर और लेट हो जाती। उद्धरण चिन्ह। समीर उसे प्यार से हग करते हुए बोला, कोई बात नहीं बच्चा अब जाओ, और हाँ शाम को रेडी रहना, हमें पार्टी में चलना है। उद्धरण चिन्ह। सिमी हाँ में सर हिलाकर कॉलेज में जाने लगती है कि तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, अरे मेरे लिए रुको क्यूटी। सिमी उस आवाज को पहचानती थी जिस वजह से प्यारी सी स्माइल करते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो एक कार से चिक्की अपने हैंडबैग को लेकर निकल रही थी और दूसरे साइड से आहाना। समीर भी इतनी तेज आवाज सुनकर रुक जाता है और उसी ओर देखने लगता है, पर जब वो चिक्की को येलो कलर के फुल लेंथ ड्रेस में देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने चिक्की को हमेशा फालतू के ही कपड़े में देखा था पर वो अब उसे एकटक देखे जा रहा था। चिक्की ने अभी समीर पर ध्यान नहीं दिया था। वो और आहना सिमी के पास गए। चिक्की जैसे ही कुछ उससे बोलने जा रही थी उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे बड़े ही इंटेंसिटी से देख रहा था। चिक्की सिमी के साइड में देखती है
तो उसकी नज़रें समीर की नज़रों से जाकर मिलती है तो दोनों की आंखें चार हो जाती है। चिक्की तो खुद उससे नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को खुलेआम देखें जा रहे थे। आहना और सिमी बड़े ही ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। सिमी अपने भाई को कभी देखती तो कभी अपनी पागल दोस्त को जो हमेशा झल्ली सी थी, पर अभी उसके गाल लाल लाल हो चुके थे। आहना उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी और सिमी धीरे से अपने भाई के पास जाकर बोली, भाई सुंदर है न ये? उद्धरण चिन्ह। समीर तो इतना खोया था कि उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। और फिर सिमी चिक्की के पास जाकर बोली, मेरे भाई हैंडसम है न? चिक्की भी उसी ओर देखते हुए ब्लश करके हाँ में सर हिला देती है। तभी सिमी और आहाना तेज तेज हंसने लगते हैं उन दोनों को देखकर, और तब जाकर वो दोनों कहीं होश में आते हैं। समीर जल्दी से हड़बड़ाते हुए चिक्की से अपनी नज़रें दूर करते हुए सिमी से बोला, आई एम गेटिंग लेट बाय। सिमी जल्दी से हंसते हुए बोली, अरे भाई सुनिए, तो मुझे नहीं पता था कि आप मेरी दोस्त को इतना पसंद करते हो। मैं बात चला सकती हूँ आपकी, अगर आपका हो तो? उद्धरण चिन्ह। समीर एक नज़र चिक्की को देखता है जो जिसका चेहरा लाल हो चुका था। उसके बाद वो सिमी को घूरते हुए बोला, बच्चा तुम बहुत शैतान हो रही है और मुझे इस झांसी की रानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और उसकी कार तुरंत वहां से गायब हो जाती है। और इधर चिक्की जो शर्म से लाल हो चुकी थी, अब वो गुस्से से लाल हो चुकी थी समीर की लास्ट वाली लाइन सुनकर। वो गुस्से से सिमी से बोली, क्यूटी तुम अपने उस अमीरजादे भाई को समझा लो वरना मैं उसका सर फोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी हंसते हुए कुछ सोचकर बोली, एक मिनट, क्या कहा अमीरजादा? कहीं तुमने जिसके बारे में मुझसे बताया था ये मेरे भाई ही तो नहीं थे? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सिमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी क्योंकि चिक्की ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा समीर के बारे में। चिक्की उसके ये बोलने पर जल्दी जल्दी बोली, अरे वो मैं उसकी भी गलती थी और तब मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई निकलेगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी सफाई सुन हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं यार, मुझे तुम पसंद हो अपनी भाभी के रूप में। उद्धरण चिन्ह। वो उसे चिढ़ाते हुए बोली क्योंकि उसने भी बहुत चिढ़ाया था उसे ऐव को लेकर और आज भी चिढ़ाती थी। भाभी शब्द सुनते ही चिक्की के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो समीर से अट्रैक्ट नहीं थी, बल्कि वो उससे तो काफ़ी अट्रैक्ट हो गई थी। पर भाभी शब्द को उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। उसे सोच डूबा देख आहना उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ, अभी से ही शादी के सपने देखने लगी मेरी प्यारी बहना? उद्धरण चिन्ह। चिक्की दोनों तरफ से आज बुरी फंसी थी। वो जल्दी जल्दी उन सारी बातों को अवॉइड करते हुए आगे कॉलेज के अंदर जाते हुए बोली, बस करो यार, मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वहां से तुरंत अंदर चली गई और उधर वो दोनों उसे देख हंसने लगे। फिर वो दोनों भी क्लास में चले गए। ऐव, सात्विक और शिविन क्लास नहीं आए थे आज। ऐव के न आने की वजह से सिमी काफ़ी अच्छा और खुला खुला फील कर रही थी। सुबह की सारी क्लासें जैसे ही बीत जाती है, पर इस बीच धैर्य और शिवी की बातचीत बंद थी। शिवी कल के इंसिडेंट को लेकर धैर्य से नाराज थी और इसीलिए वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। और धैर्य भी ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसे भी शिवी के नाराज होने से फर्क न पड़ रहा हो, पर वो बार बार शिवी को ही देखे जा रहा था और शिवी उसे इग्नोर कर रही थी। उन दोनों के बात न करने से सिमी, आहना, अन्वी सभी कंफ्यूज थे कि कल तक ये दोनों लड़ झगड़ रहे थे और आज बात भी नहीं कर रहे। उन सब से रहा नहीं गया तो जब वो लोग लंच में कैंटीन में थे तो अन्वी, आहना, सिमी, चिक्की तीनों एक साथ बैठकर शिवी को घूरने लगी। चिक्की को पता था कि क्यों नहीं बात कर रहे ये दोनों, और शिवी उन सबको घूरता देख मुंह बनाते हुए बोली, क्या है हुआ? चिक्की उससे बोली, कल के कांड के बारे में अपने मुंह से बता दो सबको। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात पर बर्गर का एक स्लाइस लेते हुए बोली, कांड? कैसा कांड? शिवी जल्दी से चिक्की को चुप कराते हुए सभी से बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये चिक्की तो कुछ भी बोलती है। उद्धरण चिन्ह।
असल में शिवी अभी किसी से उस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खुद उलझी हुई थी कि जो धैर्य ने कहा था उस लड़के से कि वो उसकी है, तो क्या वो सच है? क्या वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है या ऐसे ही कह दिया उसने? शिवी इसलिए सबसे सारी बातें छुपा रही थी और चिक्की को भी रोक दिया बताने से। चिक्की खुद ही आज समीर की बातों में उलझी थी, जिस वजह से वो भी अपना दिमाग नहीं चलाती शिवी के मैटर में। फिर सभी उससे कुछ नहीं पूछते। उसके बाद सभी अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। शिवी और चिक्की की क्लास अब अलग थी, जिस वजह से वो दूसरी तरफ चली गई, पर अचानक से एक लंबे हाथ ने शिवी को एक क्लास के अंदर खींच लिया और अगले ही पल उस क्लास का डोर भी बंद हो गया और शिवी उस डोर से अब सटकर खड़ी थी। शिवी बिल्कुल हैरान थी अपने सामने खड़े इंसान को देखकर। वो खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, धैर्य ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। वो इंसान धैर्य था। धैर्य उसके इर्द गिर्द अपने हाथों को रखते हुए बोला, वाई आर यू इग्नोरिंग मी? शिवी उसके चेस्ट पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखो धैर्य, मेरा मूड अभी सही नहीं है, तो प्लीज लेट मी गो। धैर्य उसके हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए और दूसरा हाथ उसके गाल पर रखते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ है तुमको, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? शिवी को अब गुस्सा आ रहा था। वो धैर्य को पीछे करते हुए थोड़े गुस्से से बोली, धैर्य ये बात तुम खुद से पूछो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर तुम सबके सामने झूठा ही मुझसे कह दिए कि मैं तुम्हारी हूँ? क्या तुमने कभी डायरेक्टली आकर कहा कि? वो बात अधूरी छोड़कर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। धैर्य उसकी बात पर परेशान था, क्योंकि उसे खुद अभी अच्छे से नहीं पता था कि वो क्या आखिर सच में शिवी को चाहता है या नहीं। पर वो शिवी को किसी और के साथ देख ही नहीं पाता था। धैर्य गहरी सांस लेकर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके होंठों पर किस करने लगता है। शिवी हैरान हो जाती है। पहले तो वो उसे दूर करती है, फिर कुछ सोचकर वो अपनी आंखें बंद करके उसे खुद किस करने लगती है, क्योंकि शायद उसे भी धैर्य का ऐसे प्यार से किस करना अच्छा लग रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं और तभी उस रूम की तरफ किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। शिवी जल्दी से उसे खुद दूर करती है। उसका चेहरा लाल था। वो अपनी सांसों को संभालते हुए जल्दी से बिना धैर्य की तरफ देखे क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और धैर्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो भी क्लास में चला जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके सारी क्लास खत्म हो जाती है और फिर सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फैशन डिजाइनर के काम में अनवी और अहाना दोनों थे, जिस वजह से वो दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं और सिमी कथक क्लास के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है और सिमी को आज समीर के साथ पार्टी में भी जाना था, जिस वजह वो जल्दी ही और प्रैक्टिस करके घर आ जाती है। घर खाली था क्योंकि अनवी अहाना के साथ थी और बाकी बड़े अधिराज वाधवा जी लोगों से मिलने गए थे। सिमी को समीर का एक मैसेज आता है जिसमें उसे रेडी रहने को कहा था उसने, और बस आने ही वाला हूँ ये भी कहा था। सिमी उस मैसेज को पढ़कर जल्दी जल्दी रूम में जाकर रेडी होने लगती है। लगभग 25 मिनट में वो रेडी हो जाती है। वो खुद से ही नॉर्मल रेडी हुई थी, पर वो उसके लिए नॉर्मल था। बाकी और जो भी आज उसे देखता तो वो बस आंखें फाड़े ही उसे देखता रहता। सिमी मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी वॉच पहन रही थी। उसने आज फ्लोरल रेड कलर का हाफ स्लीव गाउन पहन रखा था, जो था तो सिंपल पर उसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक था। उसका नीचे से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, जिस वजह वो उसे अपने छोटे छोटे हाथों से उठा के ही चल सकती थी। उसने अपने कानों में डायमंड की ईयरिंग्स पहन रखी थी और गले में एव का दिया हुआ वो एक्सपेंसिव छोटा सा पेंडेंट पहन रखा था। अपने लंबे घुंघराले बालों को उसने डायमंड क्लिप से सेट कर रखा था और हल्का सा टचअप जिसमें उसकी गोरे रंग को और खिला रहा था, और वो किसी रेड रोज की तरह लग रही थी। सिमी रेडी थी और तभी उसे नीचे कार की हॉर्न सुनाई देती है, तो सिमी समझ जाती है और अपने उस गाउन को उठाकर नीचे जाती है। वहाँ समीर अपने कार के पास खड़ा था। सिमी को आता देख वो स्माइल करते हुए कार में बैठाता है और फिर वो होटल ब्लू हेवन की ओर बढ़ जाता है, जहां आज की पार्टी रखी गई थी।
समीर सिमी के साथ पीछे बैठा था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। तभी समीर के पास एक कॉल आता है। कॉल देखकर समीर स्माइल करते हुए कॉल पिक करते हुए बोला, हेलो कायरा दी, शूट खत्म हो गया आपका? उधर से कायरा बोली, हाँ छोटे, अब मैं वापस आ रही हूँ वहाँ, और कुछ काम वहाँ भी है जिसे खत्म करने के बाद मुझे वापस दुबई जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। समीर बस ओके बोलता है, फिर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होते हुए ही सिमी खुशी से बोली, भाई कायरा दी आ रही है। समीर बोला, हाँ पर वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, उन्हें कुछ काम है। सिमी ये सुन थोड़ा उदास हो जाती है, पर फिर वो समझ जाती है कि कायरा दी सच में एक बिजी पर्सन है, जिस वजह से वो फिर कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर उनकी कार उस ग्रैंड होटल के बाहर आकर रुकती है और सिमी का हाथ पकड़कर समीर उसे होटल के अंदर ले जाता है। वहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके थे और पार्टी भी शुरू होने वाली थी। बस कुछ ही गेस्ट नहीं आए थे। तुषार दीवान एक नेवी ब्लू कलर का टैक्सिडो शूट पहनकर गेट पर ही सिमी और समीर का वेट कर रहा था, और उसकी नज़र जब समीर के साथ आ रही लड़की पर पड़ती है तो वो बस उसे एकटक देखता रह जाता है। उसे सिमी उस दिन सिंपल लुक में भी काफ़ी अच्छी और क्यूट लगी थी, पर उसका अब ऐसे रेडी होना उसे हद से ज़्यादा सुंदर और क्यूट बना रहा था। वो किसी प्रिंसेस की तरह अपने भाई का हाथ पकड़े आ रही थी। तुषार उसे देखकर अपने आप ही स्माइल करने लगा। समीर और सिमी दोनों अंदर आते हैं तुषार के पास। तुषार जल्दी से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए समीर से गले मिलता है। समीर भी खुश था। उसके बाद तुषार सिमी के आगे अपना हाथ बढ़ाता है। सिमी भी उससे हाथ मिलाती है और फिर दोनों को तुषार अंदर सेंटर एरिया में ले जाता है। वहां आए बिजनेसमैन तो बस सिमी को ही घूरे जा रहे थे, पर सिमी उन सब कोई ध्यान नहीं दे रही थी और अपने भाई से बात कर रही थी। तुषार भी बस सिमी को ही देख रहा था समीर से बात करते हुए। तुषार ने सिमी से बात करने के लिए सिमी से अच्छे से बोला, मिस सिम्हिका आप अभी क्या कर रही है और आपके आगे के क्या प्लान्स है? सिमी ने भी उससे क्यूट सा जवाब दिया, मैं अभी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ और मेरा तो बस एक ही सपना है कथक का, जिसे मैं पूरा करने में लगी हूँ, बाकी अभी आगे का तो मैंने नहीं सोचा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो प्यारा सा पाउट बना लेती है जैसे कि उसे दुख हुआ। समीर तो अपनी बहन की क्यूट हरकतों से वाकिफ था, पर तुषार तो जैसे सिमी में खोसा गया। उसने मन ही मन कुछ सोच लिया था। वो दोनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे और समीर अपने दूसरे पार्टनर से मिलने के लिए चला गया। सिमी को अकेले तुषार के साथ रुकना अच्छा तो नहीं लगा, पर अपने भाई का इतना अच्छा दोस्त होने के नाते वो उससे फिर हंसकर बातें करने लगी। तभी वहां चारों तरफ शोर होने लगा और सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके कदम रखते ही उस पार्टी का माहौल ही पूरा बदल सा गया था। वो 3 पीस ब्लैक अरमानी शूट पहने बालों को सलीके से सेट किए हुए था। उसकी फिजिक उस शूट पर काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, पर उसका फेस इमोशन लेस था और अपनी नीली आंखों से, जिसमें अभी सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था, उसी आंखों से वो सेंटर में खड़े 2 लोगों को देख रहा था जो काफी हंसकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके हाथों की मुट्ठियां बहुत जोर से बंद थी, जैसे कि वो अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हो। तभी 2 लड़के और अंदर आते हुए उस लड़के से बोले, क्या हुआ चीकू, चलना। वो अखंड वाधवा था जो इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था उस पार्टी में। एव कुछ नहीं कहता और फिर सीधे पार्टी के अंदर उन्हीं दोनों के पास जाता है। सिमी को बिल्कुल नहीं पता था कि अब उसके साथ आगे क्या क्या हो सकता था। तुषार तो जैसे सिमी में ही खोया हुआ था कि तभी उसे पीछे से किसी की बहुत भारी आवाज सुनाई दी, हेलो मिस्टर तुषार डवान। तुषार उस आवाज को सुनकर पीछे देखता है तो उसके सामने एव किसी राजा की तरह अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले बड़े ही एटीट्यूड में उससे बोल रहा था। दोनों बिजनेस राइवल थे, जिस वजह से तुषार भी उसी तरह बोला, हेलो मिस्टर अखंड वाधवा, आप मेरे पार्टी में आए, मुझे खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सिमी को भी अपने साथ अपने बराबरी पर खड़ा कर देता है, ये सोचकर कि वो अखंड को दिखा सके कि उसके साइड में कितनी खूबसूरत और मासूम सी लड़की खड़ी है।